Hello guys, myself Girish Aswani, All India Rank 1 of CA Intermediate Jan 21 with a score of 689 out of 800. So मेरी फर्स्ट वीडियो पे एक कमेंट था जिस पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आए थे। वो कमेंट था कि अपन को इंस्टीट्यूट चूज करनी चाहिए या फिर एक इंडिविजुअल लेक्चर्स इंस्टीट्यूट को जो अपन को आठों के आठों सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। उन आठों के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बाद अपने मॉक टेस्ट भी ले रहे, हमारा टाइम टेबल भी बना के दे रहे, या फिर इंडिविजुअल टीचर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं अपने एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। और इन दोनों में क्या बेटर है, इंस्टीट्यूट या फिर लेक्चर्स? तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। लाइक सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट और लेक्चर्स दोनों कभी भी किसी सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते। किसी के लिए इंस्टीट्यूट सूटेड हो सकती है, किसी के लिए लेक्चर सूटेड हो सकती है। सो इंस्टीट्यूट जो चीज़ प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे वो कमी दे देती है, वहाँ पे लेक्चर्स उसको पूरा करती हैं। सेम जहाँ पे लेक्चर्स कोई चीज़ में डेफिशिएंट हो जाता है तो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट पूरा कर देती है। तो क्या है वो चीज़ें जो अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट और लेक्चर्स जो भी हैं, दोनों का एक अल्टीमेट है कि दोनों एक बिजनेस कर रहे हैं। एजुकेशन डेफिनेटली प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं। जो भी है उनका बिजनेस सही है। तो उनको आपसे क्या बेनिफिट है? अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो पहली चीज़ है कि उनको हर जगह पे बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, आप वहाँ पे इनरोल होके अपना एडमिशन ले लो, पहला बेनिफिट ये। और सेकंड बेनिफिट कि वो आप उसको कोई ना कोई रैंक, आप उनके पोस्टर बॉय बन जाओ। पोस्टर बॉय कैसे? अगर आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो वहाँ से रैंक ले आओ और आप उनके पोस्टर बॉय बन जाओ। और अगर आप इंडिविजुअल लेक्चर्स जा रहे हो तो उसके उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आप सब्जेक्ट्स टीचर से ले रहे हो उसके अंदर 60 या 60 से ज़्यादा स्कोर करके उनके पोस्टर बॉय बन जाओ। बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी लेक्चर शायद आज तक ये पास परसेंटेज नहीं दिखा रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट पास परसेंटेज नहीं दिखा रहा, कोई भी शायद इंडिविजुअल टीचर ये नहीं दिखा रहा कि उनके पास परसेंटेज कितनी। हाँ, डेफिनेटली ऐसे भी टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जहाँ पे पास परसेंटेज दिखाते हैं, जो बिल्कुल क्लैरिटी देते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं। इंस्टीट्यूट भी कई जगह पे, बहुत इंस्टीट्यूट भी परफेक्ट हो सकती हैं, लेक्चर्स भी परफेक्ट हो सकते हैं। मैं बिल्कुल जनरलाइज वे में बोल रहा हूँ जो भी बोलने वाला हूँ। सो इंस्टीट्यूट का आपका बेनिफिट किस में? आप उधर इनरोल हो जाओ, उनकी फीस दे दो और उनके पोस्टर पर बन जाओ। कैसे? रैंक लाके। एक बार आपने वहाँ पे फीस दे दी, उनको कोई मतलब नहीं शायद आपसे अगर उनके आप रैंक नहीं ला सकते, बिकॉज उनको पास परसेंटेज शो नहीं करना। वो सब पढ़ाएंगे बिल्कुल एक नॉर्मल। गाइडेंस किसको मिलेगा? रैंकर्स को। लाइक और इंस्टीट्यूट के पास प्रॉब्लम क्या है कि इंस्टीट्यूट एक डिफाइंड वे में चलती है। उनको 4-5-6 महीने देने हैं पढ़ाई पे और बाकी टाइम उनको मॉक टेस्ट से भी रखना है। तो वहाँ पे टाइम कांस्टेंट रहेगा। टाइम कांस्टेंट बिकॉज वो हर चीज़ पे अच्छे से ध्यान नहीं दे सकते, हर सब्जेक्ट को परफेक्टली नहीं पढ़ा सकते। तो क्या प्रॉब्लम रहेगी? वहाँ पे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वो क्लैरिटी ना दे पाए, बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा पाए। और इन 2-3 सब्जेक्ट्स की वजह से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो उसको खुद कर लेंगे, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उन 2-3 के चक्कर में ही अपना पूरा इंटरमीडिएट खराब कर देंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस साइड जाना है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिनको ठीक है अच्छी खासी नॉलेज थी, वो इंटेलिजेंट भी थे, बट बिकॉज उन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट चूज कर ली जहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे। और जस्ट बिकॉज उनका फोकस लूज हुआ उन 2-3 सब्जेक्ट की वजह से, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ और वो शायद इंटरमीडिएट पास भी नहीं कर पाए। तो उनका बेनिफिट कहाँ पे? इंस्टीट्यूट में रैंक लाने में, रैंकर्स पे ध्यान देने में। किसी भी इंस्टीट्यूट को उठा के देख लो, 5-6 रैंक हो, 6-7 रैंक हो या 8 रैंक हो, बच्चे कितने आते हैं वहाँ पे? 2000, 1500। तो उनका प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि आप हो या जो आपका अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो आपका बच्चा उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी रैंक्स में आने के लिए, और क्या आईडी, क्या उसकी चांसेस हैं कि उस पर गाइडेंस मिलेगा पर्सनल? बहुत कम चांसेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके सूट हो सकते हो, आप रैंकर बन सकते हो, या फिर आप उनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो डेफिनेटली उस इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। और लाइक जितना मुझे लगता है कि 3 टाइप के बच्चे होते हैं। पहले वो जो कि खुद पढ़ के थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, खुद ने उन्होंने किताब पढ़ी और खुद समझे कि वो ये समझाना चाह रहा है, अपने कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद क्लियर कर लिए। सेकंड वो होते हैं जिनको थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत टीचर समझा दे, थोड़ा बहुत वो खुद पढ़ ले तो ही वो कर सकता है। और थर्ड आते हैं जिनको एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में पढ़ानी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि थर्ड वाले पे मेहनत ज़्यादा है, उनकी नॉलेज कम है या आईक्यू कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 टाइप के बच्चे होते हैं, ये अपन को एक्सेप्ट करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इंस्टीट्यूट वो प्रेफर्ड है या नहीं है। बिकॉज हर इंस्टीट्यूट सब बच्चों पर टारगेट नहीं करेगी, वो अपना बेनिफिट देगी और बहुत ही बेसिक चीज़ है कि वो अपने बेनिफिट पे ही जाएगी। अपन उस इंस्टीट्यूट में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज अपना बेनिफिट है कि अगर अपन पास हो जाएंगे वहाँ से, तो इंस्टीट्यूट भी अपना बेनिफिट देखती है उस चीज़ में कि उसको रैंक चाहिए। तो पर्सनली गाइडेंस अगर कुछ बच्चों को देने वाली है, 1500 में से 50-60 को देने वाली, तो किनको देगी? आपको नहीं, वो उनको ही देगी जो रैंकर्स हैं। और सेम इंडिविजुअल एक्सेस में क्या दिक्कत आती है कि इंडिविजुअल एक्सेस अगर अपन ले रहे हैं
तो अपने पास एक लाइक 8 सब्जेक्ट हैं, आठों के अपन ने अलग अलग ले ली। कोई भी टीचर अपन को ये नहीं समझाने वाला कि अपन को आठों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करने हैं। उन आठों सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करने की प्रॉब्लम किसकी है? वो आपकी है। वो टीचर आपको नहीं समझाएगा कि आपको आठों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है। वो आपको 200 या 250 घंटे भी अपने सब्जेक्ट पे दे देगा, आपको इतना होमवर्क देगा कि आपके उस सब्जेक्ट में तो 70-80 आ जाएंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जिस पे आप कम ध्यान दे पाए, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको इग्नोर करके आपको इंटरमीडिएट फंसा दोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप लेक्चर्स की तरफ जा रहे हो तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान देनी है कि आपको लेक्चर्स उस तरीके से लेने हैं, उस आपको बिल्कुल टाइम टेबल आपका डिफाइन करना है कि आप इस टाइम के अंदर अंदर अपना कोर्स खत्म करोगे, इतने बजे उठोगे, इतने बजे ही पढ़ोगे। बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। फिक्स आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें आपको कोर्स खत्म करना है, उसके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, उसके लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी पड़ेगी। तो लेक्चर्स में आपको डिटर्मिनेशन काफ़ी चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, अगर 8 बजे का टाइम है और आप 9 बजे उठते हैं, तो भी आप कैसे ना कैसे करके लाइव क्लास है या आपकी ऑफलाइन मोड है, आप उठ के भाग जाओगे कि मुझे लाइव क्लास है, वो छूट जाएगा कोर्स। बट लाइव अगर लेक्चर्स हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? 8 बजे का आपने सोचा मुझे उठना है और 9 बजे उठते हो, तो आप वहीं वापस उसको उठोगे नहीं और सो जाओगे कि ठीक है यार, तो वैसे ही छूट गया आज का, कल से उसको फॉलो करेंगे। तो अगर आप लेक्चर्स ले रहे हो, अच्छा है, आपके 8 सब्जेक्ट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको टाइम टेबल काफ़ी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में करना है तो करना ही पड़ेगा। और उस केस में किसी ना किसी को आप ऐसा इन्वॉल्व करो जो आपको गाइड करे उस केस में। अगर मुझसे मुझसे कहीं पे हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं अवेलेबल रहूंगा जब भी मुझे टाइम मिला। तो लेक्चर्स में आपको टाइम टेबल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप लेक्चर्स के साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि उसके अंदर 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप स्ट्रांग नहीं हो और वहाँ पे वो टीचर्स भी अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे, बिकॉज उनका भी टाइम कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहा है कि वहाँ पे टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है या फिर वो पढ़ा नहीं सकते, वो भी पढ़ा सकते हैं, बट टाइम कांस्टेंट है उनके पास भी। उनको एक पर्टिकुलर टाइम में कोर्स खत्म करना है तो उनको करना ही पड़ेगा। भले वो उससे अच्छा पढ़ा सकते हैं बट नहीं पढ़ा पाएंगे बिकॉज उनको टाइम कांस्टेंट है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इंस्टीट्यूट जाओ या फिर एक पर्टिकुलर टीचर्स के लेक्चर्स ले लो। दोनों साइड पे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। आपको कौन से पॉजिटिव ज़्यादा सूट करते हैं और कौन से नेगेटिविटीज आप इग्नोर करके अच्छा पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकते हो, आपको वो चूज करना है। मैं वापस एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट किसको जाना चाहिए और लेक्चर्स किसको जाना चाहिए, और ये कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, किसी किसी के साथ डिफरेंट भी हो सकता है। मैं बिल्कुल जनरलाइज में चल रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह पे होती है। कुछ इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छी हैं, कुछ लेक्चर्स वाले भी काफ़ी अच्छे हैं जो बहुत अच्छे से 8 सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं जो 8 सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं अच्छे से और गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट को। तो बिल्कुल भी इसको ये मत समझना कि मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, केवल जनरलाइज में बोलने वाला हूँ। तो इंस्टीट्यूट, अगर आपको इंस्टीट्यूट उन बच्चों को जाना चाहिए जिनको लगता है कि हाँ वो इंस्टीट्यूट में जाके मेहनत कर लेंगे। उनको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, उनको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे तो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे, आपको लग रहा है कि वो टीचर आपको नहीं समझा सकता, आप नहीं समझ सकते, तो ऐसा करो, उस पर्टिकुलर क्लास को इग्नोर करो और उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेक्चर्स ले लो। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, बिकॉज आपका टाइम टेबल भी मेंटेन रहेगा इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। और कोई चीज़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आप इंडिविजुअल टीचर से काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हो। उसमें भी फिर आपको टाइम काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। और लेक्चर्स किसको लेने चाहिए? लेक्चर्स उनको लेने चाहिए जिनको टाइम टेबल पे काफ़ी अच्छा डिमांड कमांड है, जो टाइम टेबल बना के काफ़ी अच्छे से उसको डेफिनेट फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। उसको मतलब इग्नोर नहीं करेंगे, आगे तक उसको ले जाएंगे और उसको अच्छे वे में फ्लो के साथ चलाते रहेंगे। अब इंस्टीट्यूट और लेक्चर्स में तो शायद क्लियर हो चुका होगा किसको जाना चाहिए। एंड मेरी वीडियो पे काफ़ी और भी ज़्यादा कमेंट्स आए थे जिनके मैं रिप्लाई दे देता हूँ अभी। एंड मैं नेम नहीं यूज़ करने वाला, शायद किसी को एम्बेरसिंग लगे अगर उनका नेम लिया जाए, तो इसलिए मैं नेम नहीं यूज़ करूँगा जिसने भी लिखा है। समवन इज आस्किंग, भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मेरा हेल्प कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? जिसने भी ये मैसेज लिखा है, लाइक हिंदी मीडियम में अगर आप हो तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा मेहनत लगेगी एज़ कम्पेयर टू जो इंग्लिश मीडियम से ऑलरेडी आए। लाइक अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, जिसको आप हिंदी में नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, आपके टैक्सेशन वगैरह हैं। तो हिंदी मीडियम की मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, बट अगर आप मुझसे डायरेक्टली ट्राई करते हो बात करने की तो मैं किसी ना किसी को ट्राई करूँगा, कोई हिंदी मीडियम का अगर स्टूडेंट हो या टॉपर हो, उससे मैं ट्राई करूँगा आपकी बात करवाने की। सो आप उससे हेल्प ले सकते हो। Second is, what is the study plan for those who want to clear both groups and planning to attempt May 2022 एग्जाम्स? लाइक May 22 जिसको एग्जाम देना है इंटर के, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वही होंगे जो बीकॉम रूट से आ रहे हैं, बिकॉज उसके अलावा कोई और होगा तो उसको फाउंडेशन देना पड़ेगा बीच में। तो जो बीकॉम वाले जिनको अभी से ही पता है उनको May 22 में एग्जाम्स देने चाहिए।
तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे ना जाके एक पर्टिकुलर लेक्चर्स ले लो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज और इंस्टीट्यूट पे आप जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे टाइम कांस्टेंट रहेगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम में कोर्स करवा दिया जाएगा, उसके बाद आपको रिवाइज करना है उनके अकॉर्डिंग। तो उससे बेटर है कि आप इंडिविजुअल लेक्चर्स ले लो, आपके पास टाइम इतना अवेलेबल है। अभी भी आप अगर ट्राई करते हो तो आपके पास 13 मंथ्स अवेलेबल है, तो 9 to 8 मंथ्स में आप एक एक महीने में एक एक सब्जेक्ट करो। आर्टिकल सिर्फ साथ साथ चलेगी, लेकिन एक एक महीने में एक एक सब्जेक्ट का टारगेट लगा सकते हो, जिसमें आप पूरी पढ़ाई कर सकते हो। 9 महीने में सब सब्जेक्ट को एक बार क्लियर कर लो, उनका एक एक बार रिविजन भी कर लो। हाँ, बट अगर आप लेक्चर्स लेते हो, आपको डिटर्मिनेशन, टाइम टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसका तो आप कहीं पे भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टाइम टेबल अच्छे से चलाना और डिटर्मिनेशन आपको चाहिए अगर आप लेक्चर्स ले रहे हो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है इंस्टीट्यूट जाने के अलावा, आपको फॉलो करना पड़ेगा टाइम टेबल जो आपने बनाया आपके लिए। तो 9 महीने में आप अपना बना सकते हो, जितना भी कोर्स है उसको खत्म कर लो। उसके बाद जो लास्ट के 4 महीने हैं उसमें और रिविजन कर लो, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज May 22 अटेम्प्ट है। अगर बीकॉम वालों की बात है तो उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज बीकॉम रूट से आ रहे हो, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करे हुए हैं अच्छे से। तो थ्योरी पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज जो अपन बीकॉम में थ्योरी करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती है जो अपन को इंटरमीडिएट में चाहिए। आपकी थ्योरी डिफरेंट रहेगी हमारे से, तो आपको बिल्कुल थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए। थ्योरी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, उस पर भी वीडियो शायद आ जाएगी मेरी चैनल पे आगे, तो उस पर ध्यान, उसको देख लेना। और थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना। प्रैक्टिकल आपने ऑलरेडी शायद करे हुए होंगे, उस पर भी अच्छे से ध्यान दे देना। और टाइम टेबल को बहुत अच्छे से फॉलो करो आर्टिकलशिप के साथ साथ। ऐसे नहीं कि आर्टिकलशिप पेपर लग गए तो पढ़ाई अपन भूल गए। अगर आप लेक्चर्स लेते हो तो टाइम टेबल प्लस डिटर्मिनेशन। एक और कमेंट है, प्लीज शेयर योर थ्योरी नोट्स एंड वे ऑफ राइटिंग सो वी कैन लर्न बेटर वे, आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड। सो थ्योरी नोट्स मैंने कभी बनाए नहीं। मेरा टारगेट यही रहता था कि मैं स्टडी मटेरियल में जो भी मुझे नोट्स चाहिए मैं उसको अंडरलाइन कर लूँ। क्यों मैं ऐसा करता था, बिकॉज अगर मैंने स्टडी मटेरियल में मार्क कर लिया तो बार बार मैं स्टडी मटेरियल पढ़ूंगा, और उस स्टडी मटेरियल को पढ़ते टाइम जो उसकी लैंग्वेज है वो मैं ना चाहते हुए भी अपने आप समझ लूंगा कि वो लैंग्वेज कैसी है। अगर मैंने उसमें से नोट्स बना दिए तो स्टडी मटेरियल जाएगी साइड में और मैं केवल नोट्स में से पढ़ूंगा। तो मेरे को वो स्टडी मटेरियल की नॉलेज, जो मुझे स्टडी मटेरियल की नॉलेज शायद पता होनी चाहिए कैसी होती है उसकी लैंग्वेज, वो मुझे समझ में नहीं आ पाएगी। तो इट्स बेटर कि अपन उसकी स्टडी मटेरियल में कहीं ना कहीं अंडरलाइन कर लें या मार्क कर लें कि ये कीवर्ड्स हैं, मेरे ये नोट्स हैं, और उसमें से बार बार अपन रीडिंग लगाएं। तो अपन को लैंग्वेज भी समझ में आने लग जाएगी कि इंस्टीट्यूट कैसी लैंग्वेज लिखता है, और अपन ना चाहते हुए भी स्टडी मटेरियल के आसपास की लैंग्वेज लिख के आ जाएंगे एग्जाम्स में। अगर आपको यूँ टफ लगता है तो डेफिनेटली आप नोट्स बना सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन उस केस में अगर आप नोट्स बनाते हो तो एक बार ये ध्यान देना कि आप स्टडी मटेरियल का ओवरव्यू ले लो हर बार। बिकॉज एक बार आपने नोट्स बना लिए तो आपकी लैंग्वेज काफ़ी डिफर कर सकती है आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से। तो आपको एक बार ओवरव्यू ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज रट लो बिल्कुल उनकी, बट एक बार ओवरव्यू ले लो उसकी कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्या लैंग्वेज यूज़ होती है और आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या यूज़ करनी चाहिए एग्जाम्स में। हाई, आई ज्वाइन BSI for CA Inter November 21 and I am confused about what referred for text, either ICI material or BSI notes. Please give feedback. सो टैक्स में तो बेसिकली ये प्रॉब्लम रहती है कि उसके अंदर किताबें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत काफ़ी प्रोविजंस है, बहुत काफ़ी लोड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन में। तो मेन चीज़ ये कि अपन को टैक्स में प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा चाहिए। उसके अंदर क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते। ऐसा नहीं कि हमारे अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन आया वो आगे जाके रिपीट हो जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं उसकी उसमें रिपीट हो। नए नए क्वेश्चंस आते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। और ट्राई करना कि आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सको। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपने एक बार स्टडी मटेरियल से पढ़ लिया कुछ, तो अगली बार भी आप स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे। तो ट्राई करो कि स्टडी मटेरियल से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ो स्टडी मटेरियल की। कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ चैप्टर है जो काफ़ी बड़े हैं, नहीं हो सकते, लाइक PGPP। अगर उसको अगर अपन ने बहुत अच्छे से ट्राई करा स्टडी मटेरियल से, तो बाकी चीज़ें भी वीक हो सकती है। तो भले आप चाहो तो PGPP नोट्स में से पढ़ लो, और बाकी जो भी आपके चैप्टर्स हैं आप उसको स्टडी मटेरियल से टारगेट करो। बिकॉज स्टडी मटेरियल अपन को टारगेट तो करना ही है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से करो या लेक्चर्स लो, स्टडी मटेरियल को टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट द एंड स्टडी मटेरियल ही ICI के पास है। अगर कोई भी प्रोविजन आता है, कोई भी किसी पे क्वेश्चन आता है, तो वो स्टडी मटेरियल से बाहर से नहीं आने वाला। तो नोट्स डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो किसी भी टीचर के जिन्होंने कॉम्पैक्ट करके दे रखा है या काफ़ी अच्छे से आपको प्रिसाइजली दे रखा है। बट स्टडी मटेरियल का ओवरव्यू लेना डेफिनेटली नीडेड है। एक दो बार तो आपको स्टडी मटेरियल रीड करनी ही चाहिए। टैक्सेशन में कह सकता हूँ कि बिल्कुल बहुत हार्ड है रीड करना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बुक्स है, DT की भी बहुत डीप में दे रखा है। तो ठीक है, आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स आप लीव कर सकते हो, आप कुछ कहीं ना कहीं नोट्स में से पढ़ सकते हो वो चीज़ें, लेकिन इतना ट्राई करो कि मैक्स टू मैक्स आप स्टडी मटेरियल को टारगेट डेफिनेटली करो, भले आप इंस्टीट्यूट से ले रहे हो या लेक्चर से ले रहे हो, कहीं से भी।
टैक्सेशन के लिए भी बनाइए प्लीज़। सो मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी हैं, उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ आएँ टैक्सेशन और कॉस्टिंग के लिए। बिकॉज कॉस्टिंग और टैक्सेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरा, एक्यूरेसी भी थी। तो मैं डेफिनेटली उन दोनों पे वीडियो बनाऊंगा अलग से कि उस पर कैसे बेटर स्कोर करना है। आई एम वेटिंग फॉर माई सर्टिफाइड कॉपीज ओनली। Please make a subject-wise ABC analysis for all intermediate students. It will help me helpful much. So first of all, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस यहाँ एबीसी में मैं बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज आईसीआई के पास जो स्टडी मटेरियल है जिसमें से वो क्वेश्चन पूछता है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर में से आज पूछेगा, इस पर्टिकुलर में से कब पूछेगा। उसका डेफिनेटली हर बार लेवल कहीं ना कहीं पे ऊपर आता जा रहा है। जैसे इंटरमीडिएट का न्यू कोर्स था, पहले स्टार्टिंग में केवल स्टडी मटेरियल टारगेट होते थे, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकल ज़्यादा होता जा रहा है, केस स्टडी बेस ज़्यादा हो रहा है अपना पेपर्स में, और लेवल भी धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ रहा है कुछ सब्जेक्ट्स का। तो एबीसी एनालिसिस पे मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज वो डेफिनेटली मैं बना भी दूं या फिर मैं ट्राई करूं बनाने का, तो हो सकता है वो आज या इस अटेम्प्ट में अगले अटेम्प्ट में प्रूव भी हो जाए सही। लेकिन कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है उस चीज़ की कि मेरा एबीसी एनालिसिस वो सही होने वाला है। मैं आईसीआई को नहीं जानता, आप आईसीआई को नहीं जानते, यहाँ तक कि कोई भी नहीं जानता। वो केवल अपना एक प्रिजम्पशन होता है, अपनी एक अपन का एक सोचने का तरीका है कि अपन ऐसे क्या टारगेट कर सकता है। कोई भी वो एक्यूरेटली नहीं समझ सकता कि क्या टारगेट होने वाला है, कौन सा सेक्शन आ सकता है। मुझे ये वेस्टफुल लगता है, तो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी एबीसी एनालिसिस पे। और ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी एबीसी पे ध्यान ना देके कुछ स्टडी मटेरियल में कुछ ना कुछ अच्छे से कर लो। अगर आपके पास टाइम कम अवेलेबल है, कुछ ना अगर टाइम कम अवेलेबल है तो एबीसी एनालिसिस पे ज़्यादातर तभी जाते हैं स्टूडेंट्स। बट अगर आपके पास टाइम कम अवेलेबल है तो आप कोर्स पूरे टॉपिक्स कर सकते हो, जिसके अंदर से कि एक नया क्वेश्चन तो आता ही हो। ऐसा नहीं कि मैंने इस चैप्टर में से ये टॉपिक कर लिया, इस चैप्टर में से ये टॉपिक कर लिया, ऐसा नहीं। आपको अगर टारगेट करना है तो पूरे आप चैप्टर्स करो, बिकॉज उसमें से एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही। प्लीज मेक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिटेल वीडियोस। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था, मैं टैक्सेशन और कॉस्टिंग पे डेफिनेटली सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाऊंगा। ये रैंक वाले बच्चे यूट्यूब चैनल क्यों बनाने लग गए हैं आजकल? सो रैंक वाले का तो पता नहीं, मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया उसका रीज़न यही है कि मैं जस्ट आई डोंट वांट टू बी जस्ट अनदर ऑल इंडिया रैंक वन। अगर मेरी IR1 आई है तो मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। बिकॉज IR1 अगर मैं आ रहा हूँ, अगर मैं टॉपर इंस्टीट्यूट का, तो कहीं ना कहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई यहाँ पे कि मुझे दूसरों को गाइड करना है। अगर मेरे जूनियर्स है, अगर उनको नीड चाहिए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक मैं वॉलंटरी भी कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर एक टॉपर की कि वो अपने जूनियर्स को गाइड करे। तो बस मैं उसी डायरेक्शन में हूँ। I am using Munish Bhandari and Surbhi Bansal for law and audit because I understand the format of provisions in those book better. What say will get marks or not? So first of all, चाहे वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी लेक्चर्स हो, अगर वो नोट्स बनाते हैं तो उनके नोट्स कहाँ से बनते हैं? स्टडी मटेरियल में से। उनके नोट्स कहीं से बाहर से नहीं आ रहे, वो स्टडी मटेरियल में से ही आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बाहर से, आप डेफिनेटली उनके नोट्स प्रिफर कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अब स्टडी मटेरियल को साइड मत कर दो, उसको एक साथ लेके चलो। स्टडी मटेरियल को भी रीड करो। कोई चीज़ आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल में काफ़ी अच्छी दे रखी है तो वहाँ से उसको पढ़ो। और स्टडी मटेरियल का ओवरव्यू लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं ICAI से मैच करे। एक बार आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ भी ली तो भी आपकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं उससे मैच कर जाएगी एग्जाम्स में। तो स्टडी मटेरियल को बिल्कुल साइड मत कर लो। हाँ, नोट्स अच्छे हैं काफ़ी टीचर्स के, डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे। बट स्टडी मटेरियल को साथ साथ टारगेट कर लो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। भाई स्टार्ट किससे करें? मतलब पहले ग्रुप 1 कंप्लीट करें और उसके बाद ग्रुप 2, या ग्रुप 1 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट लेके स्टार्ट करें, एक थ्योरी या प्रैक्टिकल? देखो, बिकॉज आपके पास टाइम कम अवेलेबल है, 7 महीने अवेलेबल है, तो मुझे ये लगता है कि आप पहले एक पर्टिकुलर ग्रुप को काफ़ी अच्छे से टारगेट कर लो। उसके अंदर अगर आपका एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद अगर आपने फर्स्ट ग्रुप काफ़ी अच्छे से कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें फेल नहीं होने वाले, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, फिर उसके आगे आप डिसाइड करो कि आपके साथ टाइम कितना अवेलेबल है। क्या आपके पास टाइम अवेलेबल है कि आप सेकंड ग्रुप भी अच्छे से कर लो और दोनों को बाद में रिवाइज भी कर लो? हाँ, डेफिनेटली आप पहले ग्रुप 1 कर सकते हो या ग्रुप 2, आपकी चॉइस है, लेकिन पहले एक ग्रुप को लेके चलो, बिकॉज टाइम कम अवेलेबल है। इससे बेटर कि अपन दोनों को एक साथ लेके चलें और दोनों में लास्ट में मिक्सअप हो जाए। इससे बेटर है कि अपन एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट पहले कर लें, उसके बाद टाइम अवेलेबल है अगर अपने लिए तो अपन दूसरों पे भी टारगेट कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन?
सो मेरी प्रेफरेंस तो ऑफलाइन ही है, बिकॉज ऑनलाइन में वो कनेक्शन, वो इंटरेक्शन टीचर्स और स्टूडेंट का कभी भी नहीं हो पाता, तो मैं ऑफलाइन प्रेफर करता हूँ डेफिनेटली। भाई अगर हम नवंबर अटेम्प्ट स्किप करके मई 22 दें तो सही रहेगा क्या? आपका क्या सजेशन है इस पे? तो अगर आप स्किप करते हो उसको, तो ये होगा कि आपके 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली आप मई 22 में दोगे, आपके पास पढ़ाई करने का टाइम ज़्यादा होगा, आप रैंक स्कोर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल ज़्यादा है। बट लॉस क्या है, अगर आपकी रैंक नहीं आई तो रैंक भी गई और 6 महीने भी गए। तो ये केवल आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कोई रिस्क लेना है। आपको 6 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको शायद ये ना करके एक ग्रुप पहले आप अच्छे से कर लो, टाइम बचता है तो सेकंड ही करना, अदरवाइज आप फर्स्ट नवंबर में निकाल लो, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करके सेकंड आप पे में दे सकते हो। इससे आपके 6 महीने डेफिनेटली बचेंगे। बट अगर आपको रैंक ही ज़्यादा है, आपको 6 महीने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप डायरेक्टली मे में भी जा सकते हो। ये केवल आपकी चॉइस है, हर किसी का डिफर हो सकता है इस पर ओपिनियन, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। Please tell how to order my subjects while studying for the first time. I mean theory first or practical or combination of both. मुझे ये लगता है कि आपको पहले वो सब्जेक्ट्स कर लेने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दें। आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं करने के लिए या 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से पहला सब्जेक्ट वो टारगेट कर लो जो आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। या अगर आप एक ही सब्जेक्ट से पूरे दिन करते करते बोर हो जाओगे तो 2 सब्जेक्ट्स आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, हर किसी का माइंड अलग होता है, हर किसी की प्रेफरेंस अलग अलग होती है। तो इसका मैं डेफिनेटली आपके लिए आंसर नहीं दे सकता, आप अलग हो सकते हो, आपकी चॉइस अलग हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या चूज करते हो पहले। बट हाँ, ये मुझे लगता है कि आपको पहला वो सब्जेक्ट टारगेट करना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसमें बोर ना हो, आपको इंटरेस्ट आए। ऐसा नहीं कि आपने पहला सब्जेक्ट ही वो उठा ले जो आप वही खत्म नहीं कर पा रहे। आपने पहला EISSM उठा लिया और आप उसमें इतना बोर हो गए, आप उसके बाद बाकी सब्जेक्ट भी नहीं कर पाए और वो भी नहीं हो पाए। तो पहला सब्जेक्ट वो टारगेट करो जो आपको कॉन्फिडेंस दे दे, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट टारगेट करो। सो आई थिंक सारे का मैंने रिप्लाई कर दिया है। किसी का नहीं हुआ होगा तो मैं डेफिनेटली उसको पर्सनल चैट में रिप्लाई दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो या कमेंट करना हो तो आप डेफिनेटली नीचे दे सकते हैं। कोई भी इंप्रूवमेंट आपको लगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसको मैं ट्राई करूंगा कि इंप्रूव करूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। इट विल हेल्प बोथ ऑफ अस, यू एज वेल एज मी। सभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी इससे, जिनको भी गाइडेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और किसी को भी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली वो मुझे मैसेज कर सकता है, या मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा उन्हें, वो मुझे कॉल करके भी डिस्कस कर सकता है उस बारे में। सो ये मत सोचना कि आपके पास गाइडेंस नहीं, अगर आप लेक्चर्स ले रहे हो मैं अवेलेबल रहूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा फ्री, और मैं डेफिनेटली उन सबसे डील करूंगा। सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू।